नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं विधिवत रूप से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में आपके प्रश्नों के आधार पर आज हम लोग एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लेखपाल की परीक्षा में अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015, उसके बाद राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 ये द्वितीय पाली के प्रश्न है। और आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका चकबंदी लेखपाल परीक्षा है, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015, और साथ ही साथ में जितने भी इसके अतिरिक्त लेखपाल की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो आप जैसे जानते हैं कि इस बार की परीक्षा में आपको 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की जीएस, 25 नंबर की ग्रामीण परिवेश और साथ ही में 25 नंबर की सामान्य गणित देखने को मिलेगी। लेकिन जो प्रीवियस की परीक्षा हुआ करती थी उसमें जो प्रश्नों के नेचर थे वो भी चेंज हुआ करते थे, प्लस प्रश्नों की जो संख्या थी वो भी चेंज हुआ करती थी। तो आशा करते हैं कि आप लोग उस चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। आज हम लोग जो पेपर करने जा रहे हैं वो राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 की प्रथम पाली, जो कि 13 सितंबर 2015 को हुई थी, उसी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि इसमें से आपको बताना क्या है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 में निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे आप लोग सभी जानते हैं, इसका अर्थ इस जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझलाना। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग की किसी प्रकार से किसी से लड़ाई हो जाती है तो उस संदर्भ में भी आप लोग देखते हैं, कहते हैं क्या है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कहने का मतलब है कि हम अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ रूप से झुलझलाते हैं। अब हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका अर्थ क्या होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो कृश का विलोम क्या होता है, हष्ट पुष्ट। कृश का मतलब होता है मतलब दुबला पतला। अल्पज्ञ की बात करें तो अल्पज्ञ मतलब क्या होता है, जिसके पास कम हो। तो अल्पज्ञ क्या हो जाएगा आपका, सर्वज्ञ। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ठीक है, खूंटी शब्द का आपको मैंने जब एक वचन से बहुवचन बनाने की जो ट्रिक बताई थी तो हमने क्या बताया था, जो इकारांत ई होता है, ठीक है, उसमें बाद में या हो जाता है। तो आप देखेंगे खूंटी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खूंटियाँ। अगली अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला आप देखेंगे निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। इस अनेकार्थी शब्द के बारे में आपको बताना है। अज अजन्मा, तो अज अजन्मा क्या क्या होगा, ईश्वर। अगला अगर हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या करेंगे कि आप लोग को लगे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। अगला हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य में के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोलों का काला करना है। जैसे इसमें आपका क्या है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या लगता है, विद्यालय में जलपान को, अब यहाँ जलपान को नहीं होना चाहिए, यानी कि ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है, त्रुटि है। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे तो विद्यालय में जलपान को की जगह जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। अब देखते हैं मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका रॉन्ग है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए सबसे पहले जान लीजिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू एज इट इज रहते हैं।
अगर उसी में किसी प्रकार से छेड़छाड़ हो जाता है और उनका जो विकृत रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो तत्सम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम इसमें आपका हो जाएगा सी अग्र। प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों में अब देखिए पर्वत की तलहटी, ठीक है, पर्वत की तलती जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपत्यका। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मित व्यय नहीं कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृपण। ठीक है, मित व्यय क्या होता है, मित व्यय होता है जो बहुत कम खर्च करता है। अगला हम लोग देखते हैं, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। देखिए इसमें बता, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तो क्या होगा, प्रबुद्ध होगा, संबद्ध होगा, उद्यत होगा या उद्यत होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा डी, उद्यत। अगला हम लोग देखते हैं, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो अरविंद का क्या होगा, कमल। निर्धन में कौन सी संधि है। ठीक है, अब देखिए निर्धन अगर आप लेंगे निर प्लस धन तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें आपका हो जाएगा निर्धन में आपकी जो संधि हो जाएगी वो आ जाएगी निह प्लस धन, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा आपको कुछ अगर दिक्कतें आ रही हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे हम लोग आपके फ्रंट पे आके वीडियो बनाते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय। कर्मधारय के अन्य उदाहरण परमेश्वर, नीलकमल आदि होते हैं। कर्मधारय समाज में भी हम लोगों ने देखा है कि कर्मधारय क्या होता है, बहुबरी क्या होता है, इन सब चीज़ों में। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। अगर अलंकार की बात करें तो वैसे जो अलंकार है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें देखिए अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें क्या होगा, संसी रूपक। अब देखिए अगला हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, कुपुत्र आपका तत्सम हो जाएगा, अम्बी भी हो जाएगा, उल्लूक, उल्लू का उल्लूक होता है। जो इसका आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अमीय है, अमित का तत्सम क्या होता है, अमृत। अगला हम लोग बात करते हैं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के शूर हैं। अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 20-21, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य चयन करिए। देखिए इस बार के भी सिलेबस में अगर आप बात करेंगे तो जो सही वाक्य है, ठीक है, और प्लस शुद्ध अशुद्ध है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं और जो प्रश्न में गलतियाँ होती हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, कवि और शूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। देखिए अब इसमें तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के शूर हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला अगर हम लोग देखें तो तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और शूर ब्रजभाषी, ये भी गलत है। तुलसी और शूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तुलसी और शूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि। देखिए जो सही और गलत वाक्य चुनने के लिए आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आप लोग के गलत होते हैं वो इसी से होते हैं। अब देखिए जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। ठीक है, निकट क्या होता है, जब कोई वस्तु होगी तो उसमें निकटता दिखाई, ये गलत होगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ठीक है, ये भी गलत होगा। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला हम देखते हैं करुण रस का स्थायी भाव। देखिए रस इस बार में नहीं दिया हुआ है, जैसे करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। अगला हम लोग देखेंगे
मैं खाना खा चुका था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए चुका और था, पहले बात तो ये जो होगा ये शब्द कहीं ना कहीं पूर्णता की ओर इशारा कर रहा है। तो आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत और पूर्ण भूत, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका पूर्ण भूत। राजा सेवक को कंबल देता है। तो अब देखिए संप्रदान आपको बताया गया है, संप्रदान को के लिए, ठीक है, जो कारक है तो संप्रदान आपका हो जाएगा। अगला हम लोग जो बात करेंगे, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित क्या होगा, तो ठठेरिन। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गणित के कुछ प्रश्न हैं, गणित के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ फोकस, ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखिए गणित के प्रश्न हैं, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए 2015 का है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन है, नंबर आप क्वेश्चन वो आपके 25 हैं। अब देखिए सामान्य जानकारी के सेक्शन पे आते हैं। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसका सी रक्षा व्यय। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन करता है जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। आपने देखा हीम प्लस ग्लोबिन, तो आपका ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है, तो माइग्रेशन हम जानते होंगे। अगर देखिए अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, वैसे माइग्रेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो देशों के बीच में लोगों का संचालन। अगली बात करते हैं, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग इतने का निवेश करेगा। ठीक है, ये देखिए उस समय का जो करंट का क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपका आंसर डी है। अगला हम लोग बात करते हैं, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों में कौन सा नाम दिया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दीजिए, ये उस समय का क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसका क्या होगा, 25 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आप जानते हैं कि लोकसभा के लिए 25 हो गया, यदि आप ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा के मेंबर 28 है गए। अगर पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए 21 होती है। ठीक है, तो आपका लोकसभा कितना हो गया, 25 हो गया। राज्यसभा क्या हो गया, 30 हो गया। विधानसभा कितना हो गया, 25 हो गया। और विधान परिषद कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे हमारी जो पॉलिटी की कक्षाएं है, पॉलिटी की कक्षाओं में इन सब चीज़ों को बता दिया गया है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। अगले हम लोग बात करते हैं चौरी चौरा घटना। ठीक है, हालांकि जो इसकी अभी जो डेट है वो चेंज कर दी गई है, 4 फरवरी 1922, लेकिन अभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा, 5 फरवरी 1922। अब 58 हो गया। 59 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो फ्लोरीन है आपका, वो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। किस देश में कोपा अमेरिका 2015 जीता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, गलत क्या हो जाएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे। अब कैबिनेट स्तर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वास्तव में ये राजनीति से रिलेटेड, ठीक है, राजनीति से रिलेटेड टर्म है। तो इसमें क्या
रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं हो सकता, भारत का नियंत्रक लेखक नहीं हो सकता, भारत का महान्यायवादी नहीं हो सकता, ये विपक्ष का नेता। भारत का महान्यायवादी के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, इसका आप बताएंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताएंगे। और इस समय वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं वो किस नंबर के गवर्नर हैं, ये भी आप लोग बताएंगे। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विपक्ष का नेता। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। अब देखिए इसमें क्या पूछा, मकर रेखा के दक्षिण में। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये आपका भारत अगर पूरा वर्ल्ड मान लीजिए तो ये क्या होगा, भूमध्य रेखा, ये आपका हो जाएगी मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि मकर रेखा। अब क्या पूछा है, मकर रेखा के दक्षिण में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में तो बिल्कुल सही है, कर्क रेखा के उत्तर में तो इधर हो गया, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में तो ये नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक पाया जाता है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। आप जानते होंगे कि जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, फाइनली उनको क्या किया था, अंग्रेजों ने एक पेंशन भोगी के रूप में रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून, वही मेरे पिया गए रंगून, जो आप लोगों ने गाना सुना है। ठीक है, अगर आधुनिक संदर्भ में बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये म्यांमार का एक शहर है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए सविनय अवज्ञा अगस्त कथन के विरुद्ध ये भी नहीं होगा, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध ये भी नहीं होगा। जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मासिन राम होगा आपका मेघालय में। ठीक है, देखिए मासिन राम के संदर्भ में एक विशेष कथन भी आप ध्यान लीजिएगा कि मासिन राम आप लोगों ने देखा होगा, डफला, मिरी, अमोर, मिसमी, ये आपको वहाँ पर पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, इन पहाड़, एक होता क्या है कि ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के बीच में जाके हवा रुक जाती है। हवा रुकने के फलस्वरूप क्या होता है, जो वाष्प होता है, ठीक है, वो मतलब हवा जो होती है ऊपर उठती है। ठीक है, ऊपर होती है, वाष्प के रूप में होती है, फिर ठंडी होती है, ठंडी होने के फलस्वरूप क्या होता है, वर्षा होता है। मासिन राम इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मासिन राम में वर्षा तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जल प्रबंधन इतना ख़राब है कि यहाँ के लोगों को क्या करना पड़ता है कि पानी के लिए भटकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में होगा तो जो पानी होता है, पानी रिस्क के क्या होता है, ज़मीन में पहुँच जाता है, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अत्यधिक वर्षा होने के बाद भी यहाँ पे जो वर्षा है, वर्षा की कहीं ना कहीं स्कैरिटी रहती है, यानी कि पानी का अभाव रहता है। NPP, ठीक है। अब देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम और नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। तो इसका क्या होगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। देखिए आप लोग क्या करेगा, जैसे उन्होंने इस बार के सिलेबस में क्या कर रखा है कि आपके कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन मतलब उन्होंने कंप्यूटर को सिलेबस में डाला है। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है, इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें शायद कंप्यूटर के प्रश्न नहीं हुआ करते थे। तो आप लोग इन चीज़ों को भी ध्यान से देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि कंप्यूटर में जो शॉर्ट फॉर्म हो गए, ठीक है, प्लस जैसे मान लीजिए MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है उसको आप लोग ध्यान से कायदे से पढ़ लीजिएगा। अगला बात करते हैं, तो अब ये देखिए करंट के क्वेश्चन है, ये हमारे लिए आज रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 68, ठीक है, ये भी देखिए जून की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक आप मोटा मोटी एक अनुमान लगाइए। अगर हम अपने फ्रंट पेज पर जाते हैं जहाँ से मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया था, तो आप देखेंगे जो परीक्षा है वो परीक्षा आपके सितंबर माह में हो रही है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपके क्वेश्चन आपके जून से पूछे जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए पेपर आपका जो है वो 13 सितंबर को हो रहा है, ठीक
ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जून से पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी अगर जब कभी भी आप पेपर देने जाएंगे, यानी कि इस समय जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ये आपका अप्रोप्रिएट समय है जहाँ से आपको करंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अभी तक हमने 25 क्वेश्चंस देखे होंगे, तो 25 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट के मिले हैं। यानी कि जो करंट है दैट विल प्ले अ मेजर रोल, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए आप लोगों को जो करंट है, करंट पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। करंट की भी कक्षा इसी तरीके से PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएंगी, उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आच्छादन, अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, प्रोटीन का। अगला देखते हैं, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की हैं? ठीक है, तो आप जानते होंगे IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत की एक महारत्ना कंपनी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा इस समय कितनी महारत्ना कंपनी है, और सबसे जो लेटेस्ट महारत्ना कंपनी है उसका भी नाम रखिएगा, ठीक है। खासकर आप लोग जो ये मथुरा वाली है, मथुरा वाले से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख, असम आपका कहाँ पर, सॉरी डिगबोई पड़ेगा, ये सबसे पुरानी रिफाइनरी है, ठीक है, पूरे एशिया की। तो ये आपका डिगबोई पड़ेगा असम में, ठीक। और पानीपत तो आप ही जान ही रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा IOCL, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं तो संविधान की आत्मा को हम लोग किसे कहते हैं? आपके प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों, जो आर्टिकल 32 है, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल 32 के बारे में बताया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की 5 प्रकार की रिटें दी हुई हैं, जिस रिट के थ्रू आप लोग अपने जो अधिकार हैं उस अधिकारों के लिए जा सकते हैं। सतपल ब्राह्मण और तैतीय ब्राह्मण, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये यजुर्वेद के पार्ट हैं। अभी जब इतिहास की कक्षाएं चलेगी तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला हम लोग देखते हैं, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? क्या है? ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, परंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए व्याख्या जहाँ पे ज़रूरी होती है उन व्याख्या को हम लोग देखेंगे। हर जगह अगर व्याख्या करेंगे तो जो आपका वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं जहाँ पर उचित समझूंगा वहीं पर चीज़ों को बताऊंगा। और आप लोग ऐसा करिएगा कि जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग उसके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में उसके आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों को मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति वस्तुतः कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, यानी कि अब कुल कितने हो गए हैं? 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। अगला हम लोग बात करते हैं ग्रामीण विकास की। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस, ठीक है, और यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन फॉर दिस। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है। तीनों एक ही शब्द हैं, हालांकि इतनी उत्सुकता है ग्रामीण परिवेश को लेकर, तो तीनों साथ एक शब्द एक साथ में निकल रहे हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके तो बहुत से कमेंट आते हैं कि सर ग्रामीण परिवेश काफ़ी कठिन है और इसकी कहाँ से पढ़ाई की जाए। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस प्लेलिस्ट से आप ग्रामीण परिवेश की कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, देखिए अब है क्या कि ये तो रिलीवेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो इस बार का जो बजट आया है 2022 और 23,
ठीक है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है और इस पे मैं एक सेपरेट अभी वीडियो बनाऊंगा और आशा करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से मिले। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है? ठीक, उत्तर प्रदेश का कितना है? 828 है। ठीक है, अगर 829 है। अगर यही हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 829 है। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग यही बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में कितना है? 382। ठीक है, 382 है, बस यहाँ पर हम 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 829। अगला हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है? तो ये आपका क्या होगा? 70 लीटर। अगला हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल कितने प्रमुख मंडल हैं? ठीक है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सहित कुल कितने प्रमुख मंडल हैं? टोटल 18। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय ये आपका हो जाएगा नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MG नरेगा, ठीक है, प्रारंभ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 2006 में। देखिए, आप स्कीम के बारे में आप देखेंगे, ये देखिए, आप ये मत समझिए कि जो पुरानी स्कीम्स है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर 2015 में हो रहा है, लेकिन जो स्कीम है 2006 की पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये आप जितनी भी प्रीवियस ईयर की स्कीम्स हैं उन स्कीम को भी देखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों का कौन सा क्रम है? तो चौथा है। सबसे पहले आप जानते हैं राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश है। अगर ये हम जनसंख्या के लिहाज से बात करते हैं तो जनसंख्या की बात क्या है? जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर है। तो देख लेते हैं इसका। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पूर्व उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के अनुसार 5वां राज्य था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का चौथा है, जिसमें राजस्थान देखिए पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश आपका चौथे स्थान पर। अगर वही जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भारत के संदर्भ में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई राशि कितनी थी? देखिए, पुराना है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन C। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है? तो इसका आप जानते होंगे, ऑप्शन C हो जाएगा, मुगल सराय क्षेत्र। ठीक है, मुगल सराय जो इसका नाम आप जानते हो, बदल के क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इसी प्रकार अगर करंट में कुछ स्टेशनों की अगर प्रमुख बात करते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम का नाम बदला गया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, इलाहाबाद जंक्शन के जितने भी स्टेशन से उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। महुआ डीज है, उसका वाराणसी जंक्शन कर दिया गया है। इसी प्रकार जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी था, उसका महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। ठीक है, फैजाबाद था, उसका अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो ये सब कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में नाम चेंज किया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1945। अब देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि योजनाओं से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो योजना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 ये भी मान लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कुल मिलाकर अभी आप लोगों ने कुल कितना देखा है? 85, यानी मान के 15 क्वेश्चन आपने देखे, इसमें 5 योजना है। तो योजनाओं को आप बहुत ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखिए ग्रामीण परिवेश में उनको पूछने के लिए एज इट इज कुछ है नहीं। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, क्योंकि उस हिसाब से उस समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं 87। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन योजना से।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करना चाहिए दैनिक। ठीक है, तो ये तो कुछ विवेक के आधार पर आपकी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत जब से ये गवर्नमेंट आई है, ठीक है, इसने काफ़ी स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, इसलिए आपको मालूम 2 अक्टूबर 2014 से आपके स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन को चलाया गया है, जिसके अंतर्गत काफ़ी स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ही हम लोग के सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला हम देखते हैं, एक ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की। अब देखिए, मैं आपको जब चैप्टर 8 पढ़ा रहा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो मैंने आपको बताया थे 1/3 क्या होना चाहिए? वुमेन का होना चाहिए, प्लस SC ST जिस अनुपात में है उस अनुपात में उनका आरक्षण होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि जो इसमें वुमेन है उसमें इसको शामिल कर लेंगे। मान लीजिए कि SC कुछ जो महिलाएं 1/3 में आएंगी, ठीक है, उसको इसमें इंक्लूड कर लेंगे। कहने का मतलब ये, तो कुल मिला के आप ये रखिए कि 33% आरक्षण की बात की गई है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि जिला स्तर में, जिला जो पंचायत होती है उसमें 50%। ठीक है, अगला 50%। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? देखिए, ये तो इस समय से, ठीक है, इसको परित्यक्त मान दीजिए। ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं है, आज के लिए रिलेवेंट नहीं है। अगला देखते हैं, हाँ, मध्य भारत में 1 बीघा हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 0.2529। ठीक है, देखिए जो अभी भूमि पैमाइश है, इस भूमि पैमाइश वाला चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो जल्दी है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। भूमि पैमाइश क्या होगा? लेखपाल के कार्य और भूमि पैमाइश। अगला हम लोग देखते हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? ठीक है, आप देखिएगा, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, घूमर आप जाएंगे तो आपको इधर राजस्थान में मिलेगा, और भरतनाट्यम जो है आपका कहाँ का है? कर्नाटका का है। अगला हम लोग देखते हैं, जमाबंदी से क्या तात्पर्य? देखिए, हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? कृषि प्रलेख नहीं होगा, मैपिंग सीट गलत होगा। ठीक है, भू अधिकारों के प्रलेख। ठीक है, ये चीज़ होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती है, एक तहसील में होती हैं और दूसरा आपके क्या होती है? लेखपाल के पास में होती हैं। जमाबंदी का तात्पर्य भू अभिलेखों के प्रलेख से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जमाबंदी पटवारी का बही खाता होता है, जिसमें काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। ठीक है, स्वर्ण ग्राम स्वराज योजना। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, देखिए, अब कितनी योजनाओं से, योजनाएं मान के 25 में 7 हो गई। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग के लिए, आप जानते होंगे कालीन उद्योग के लिए कौन सा है आपका? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा, 912। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो कितना है? 943। ठीक है, तो आप देखेंगे लिंगानुपात कम है। आप क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कितना कम, तो आप घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31। अगला देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक है? आप जान रहे होंगे उत्तर प्रदेश क्या है आपका? गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपकी? चीनी मिलें 96। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चीनी की सबसे अधिक मिलें हैं। ध्यातव्य है कि चीनी उद्योग ग्रामीण भारत में स्थित कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में चीनी उद्योग ग्रामीण संसाधनों को जुटाकर रोजगार एवं उच्चतर आय, परिवहन एवं संचार सुविधाओं के सृजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय बिंदु रहा है। अगला हम लोग बात करते हैं, BPL सूचियों में छटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन योजना उस समय की योजना है, कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में काम करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण, ठीक है, लेखपाल, आज भी लेखपाल का लगभग है। ठीक है, एक मान कर जिला अधिकारी के
जिलाधिकारी के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी। अगला देखते हैं, ठीक है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 31, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी जब मैं आपको संसद पढ़ा रहा था, अनुच्छेद 79 में बताया था मैंने, वहाँ पर मैंने आपको जो टॉप के 3 स्टेट होते हैं उसमें आपको ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो ये थे आपके आज के हमारे 100 क्वेश्चन। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो उसी दिन हुई थी लेकिन 2 पालियों में हुई थी, उसके प्रश्नों को देखेंगे। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चीज़ों को त्रुटि रहित बताने का प्रयास किया गया है। यदि किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है या कुछ हमसे और अच्छा करने की उम्मीद करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये सीरीज़ प्रॉपर वे में चलती रहेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग आपको वीक में 2-3 प्रैक्टिस सेट अवश्य हल कराएं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है, मैथ के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दुविधा होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे कमेंट सेक्शन में भेज दिए, वहाँ पर आपको जो इस प्रश्नों के आंसर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।